मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ, जिसके अंदर हमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको 6.1 और 6.2 के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले डायग्राम बना लेना चाहिए आपको और एग्जाम में बना के भी आना है आपको। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का मैं डायग्राम बना रहा हूं। P Q R S और T, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है 110, इसकी वैल्यू दी हुई है 130 डिग्री और आपको गिवन लिखो सबसे पहले होगा गिवन, ठीक है। गिवन में दिया हुआ कि पी क्यू एस टी के क्या है, पैरेलल है। ये जो पी क्यू है ना इस एस टी के पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है। तो आपको दिया हुआ है क्या, एक नंबर इंफॉर्मेशन तो ये दी हुई है कि पी क्यू एस टी के पैरेलल है। दूसरा पी क्यू आर की वैल्यू 110 दी हुई है, एंगल पी क्यू आर की वैल्यू 110। देखो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 110 दी हुई है। तीसरा आपको दिया हुआ है आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। अब टू फाइंड लिख लो, आपको वैल्यू निकालना है तो फाइंड लिखोगे आप। टू फाइंड क्या करोगे आप, क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू व्हाट, क्यू आर एस की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा क्यू आर एस कौन सा था, क्यू आर एस। इसको एग्जामिनर एंगल आर देख के भी पूछ सकता है, ठीक है। क्यू आर एस बोलो या आर बोलो, बात एक ही है। तो क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी है। अब अपन करेंगे, देखो मैंने क्या कहा था, गिवन होता है, टू फाइंड होता है, फिर कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। अब मैंने देखा कि यार आर की वैल्यू निकालनी है और पी क्यू एस टी के पैरेलल है, आर से कोई कनेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो कुछ ऐसा करूँ जिससे आर की वैल्यू निकले। फिर मैंने देखा अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। और ट्राइंगल से हम किसी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमको दो वैल्यू पता हो तो सबसे पहले मेरा काम है इसको आगे बढ़ाऊंगा और इस तरीके से बढ़ाऊंगा कि ये आर एस को यू पर काटेगी। कुछ भी नेमिंग दे सकते हो, मैंने यू दे दिया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिख लो, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लिख दो प्रोड्यूस पी क्यू टू यू, प्रोड्यूस पी क्यू टू यू। पी क्यू को कहां तक बढ़ा दिया, यू तक बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा फाइंड देखो अब अपना टारगेट यही होना चाहिए यार, कैसे भी करके इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू आ जाए। देखो इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू आ जाए तो मैं आर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। फिर मैं सोचा यार अगर, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर दो का पता चल गया तो एक का पता चलेगा या नहीं चलेगा। एक एंगल 100 डिग्री का, एक एंगल 50 है, तो तीसरा 30 का होगा या नहीं होगा, तभी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो कैसे भी करके इसका और इसका। अब मैंने देखा यार ये एक सीधी लाइन है, ये क्या है, सीधी लाइन है, ठीक है। और ये 110, तो एक सीधी लाइन पे एक 110 तो दूसरा 70 डिग्री होगा या नहीं होगा, लीनियर पेयर एक्सियोम से। तो आप लिखो ऑनलाइन पी यू, क्या लिखोगे, ऑनलाइन पी। देखो आप एक चीज जानते हो, आप नेमिंग भी दे सकते हो क्वेश्चनों में, ठीक है। मैंने देखा यार यहाँ पे बार बार यू क्यू आर लिखूंगा इससे, तो अच्छा इसका नाम दे देता हूँ 1, ठीक है। इस एंगल का नाम दे देता हूँ 2 और इस एंगल का नाम दे देता हूँ चलो 3, ठीक है। अब 1 और 2 की वैल्यू निकालनी है तो ऑटोमेटिक आर की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे यू क्यू आर नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ 1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 1। तो आपने लिखा ऑनलाइन पी यू 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कहां से लिखा मैंने बात, लीनियर पेयर एक्सियोम से, लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। तो बेटा एंगल 1 को इधर रखा, 180 डिग्री माइनस 110 तो 70 डिग्री वैल्यू आ गई या नहीं आ गई। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री, ठीक है। अब टारगेट आ गया 2 की वैल्यू निकालना। क्या निकालना, 2 की। आपने देखा यार कुछ ऐसा करो जिससे 2 की वैल्यू आ जाए, और 2 का रिलेशन इस 130 से होगा ही होगा, तभी निकल के आएगा, तभी वो 130 देके रखा है। मैंने देखा कि पी क्यू एस टी के पैरेलल देके रखा है, तो ऐसा क्या करूं कि 130 की हेल्प से दो
की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर किसी लाइन का पार्ट किसी की पैरेलल है तो वो पूरी लाइन भी उसके पैरेलल होगी। सुनो, ये पी क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एस टी दिया हुआ था, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी। मेरा कहने का है कि अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो जो पार्ट निकल के आएगा वो भी ऑटोमेटिक इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि क्या पी क्यू और एस टी पैरेलल दिया हुआ है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पी यू भी एस टी के पैरेलल होगा। तो आप ये बात लिख दो, सिंस पी क्यू पैरेलल एस टी, सिंस पी क्यू पैरेलल एस टी, तो इट इम्प्लाइज, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि पी यू भी एस टी के पैरेलल होगा। और जब ये पैरेलल है सो इसीलिए, तो एक बात बताओ, अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे क्या जेड बन रहा है क्या? जब कभी भी जेड बने तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आते हैं या नहीं आते, और वो इक्वल होता है। देखो ये देखो, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो बेटा ये 130 है तो एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी होगी 133 होगी, 130 होगी, कितनी होगी 130 होगी। तो आप यहाँ से बात लिखते हो, सो इसलिए मैं कह सकता हूँ, क्या मैंने बताया एग्जामिनर को, देखो पी क्यू एस टी के पैरेलल है और पी यू एस टी आपस, इसलिए पी यू एस टी के पैरेलल होगा, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू 130 डिग्री। और ये कहाँ से आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल 3 की वैल्यू 130 आ गई। लेकिन मेरे को 3 से मतलब है या 2 से मतलब है? आप जानते हो मेरे को तो 2 से मतलब है, क्योंकि 1 और 2 की वैल्यू जैसे ही मेरे को फाइंड होगी मैं उन दोनों को 180 से माइनस कर दूंगा और एंगल आर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखा यार वापस ये एक सीधी लाइन, देखो आर एस क्या है, सीधी लाइन है, और ये एक यहाँ पे एक रे है। ठीक है, जब कभी भी सीधी लाइन पे एक ऐसे रे और रे है तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर एक्सियोम से। तो यहाँ पे मैं वापस लिखूंगा ऑन लाइन आर एस, जो मन में सोच रहे हो उसी चीज को लिखते चलो। ऑन लाइन आर एस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल 180 डिग्री कहाँ से आया? लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, अब बेटा देखो एंगल 2 की वैल्यू तो मेरे को पता नहीं, एंगल 3 की अभी मैंने निकाला 130 डिग्री, कितना निकाला 130 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो वापस लिख के बता दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, क्योंकि एग्जामिनर को पता रहना चाहिए यार एंगल 30 की जगह ये 3 की जगह 130 कहाँ से लिख दिया, इसका फर्स्ट, और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो बेटा यहाँ से एक बात बताऊँ, यहाँ करते हैं एंगल 2 180 माइनस 130 तो कितना आ गया 50। तो ये इक्वेशन थर्ड हो गई या नहीं, सेकंड हो गई या नहीं होगी? ठीक है, इसका नाम फर्स्ट और इसका नाम सेकंड। तो एंगल 1 की भी वैल्यू पता चल गई और एंगल 2 की भी वैल्यू पता चल गई। तो अब मैं आता हूँ ट्राइंगल में। ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी 2 पता और एंगल ये पता निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। देखो यहाँ पे फाइंड क्या करना था, क्यू आर एस बोलो या क्यू आर यू बोलो, बात तो एक ही है, आर तो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्यू आर एस बोला है और आप क्यू आर यू फाइंड करोगे। जब आप क्यू आर यू फाइंड करोगे तो आप देखोगे कि क्यू आर एस भी ऑटोमेटिक वही होता है। तो अब लिखो इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल जब लिखना हो तो कैसे भी लिख सकते हो, क्यू यू आर क्यू यू, चाहो जैसे लिख सकते हो। लेकिन जब कभी भी एंगल लिखना हो तो उसी एंगल को लिखो जो बीच में, जिसको फाइंड करना हो वो बीच में आना चाहिए। देखो यहाँ पे आर बीच में आ रहा, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। एस बीच में आता तो एस की वैल्यू निकालना होता। लेकिन जब इन ट्राइंगल लिखना हो तो कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको ट्राइंगल का नाम देना। देखो ये ट्राइंगल का नाम को क्यू यू आर भी बोल सकते हो, क्यू आर यू भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो मैंने चलो बोल दिया आर यू क्यू। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, अब देखो क्यू आर यू नहीं बोलूंगा, यहाँ पे क्यू आर एस बोलूंगा एक बार। ठीक है, क्यू आर यू भी आप क्यू आर एस भी बोल सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे क्यू आर यू बोलो। क्या बोलोगे, क्यू आर यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोलोगे 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से आया, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से आया। अब बताओ 1 और 2 की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूँ, 1 की जगह तो लिख सकता हूँ 70, 2 की जगह लिख सकता हूँ 50, और क्यू आर यू को ऐसे कैसे रख दो 180। अब बेटा ये फ्रॉम इक्वेशन
बता दो एग्जामिनर को आपने ये कहां से लिखा इनकी वैल्यू, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 70 और 50 कितना हो गया 120 डिग्री प्लस क्यू आर यू 180 डिग्री। तो बेटा क्यू आर यू 180 माइनस 120, तो क्यू आर यू की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। क्यू आर यू की वैल्यू कितनी आ गई 60। एक बात बताओ, क्यू आर यू की निकालो या क्यू आर एस की निकालो, बात एक ही है। तो ये दर्शाता है कि क्यू आर यू भी क्यू आर एस भी कितना होगा 60 डिग्री, और यही अपन को निकालना था। बेटा इसी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। जब कभी भी आए तो ऐसा सोचना, घर पे प्रैक्टिस करो तो डायरेक्ट करने की सोचा करो। यार यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, ये 110 है तो ये 70 होगा, ये 130 है तो ये 130 होगा, लेकिन मेरे को तो इससे मतलब है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 70 और 50 कितना हुआ 120, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। और जो जो चीज़ सोची वो लिखो। सबसे पहले इस लाइन को प्रोड्यूस किया, फिर ऑनलाइन पीयू पे आपने सबसे पहले सोचा 70, फिर आपने बताया यार ये इसके पैरेलल, तो ये पूरा भी इसके पैरेलल होगा, एग्जामिनर को बता दिया। इसलिए हम कह सकते हैं 130 और 3 बरोबर होगा एंगल 3, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, फिर ट्राइंगल में लास्ट में आके एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम अपन कहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे लगा रहे हैं, तीनों एंगल की हेल्प से इसको फाइंड करें तो वहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिख दिया ना। और कोई भी चीज़ लिखो 70 और 50 कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको पूरे को उतारो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराऊँ आपको अब मैं। अब सुनो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वही डायग्राम बना लो सबसे पहले। ठीक है, ए बी ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक 50 डिग्री दिया हुआ, एक 70 डिग्री दिया, 50 डिग्री ये दिया हुआ, ए पी क्यू की वैल्यू। ठीक है, फाइंड वाले क्वेश्चन लिखो सबसे पहले। अब घर पे करोगे तो आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो। तो गिवन में क्या दिया हुआ, ए बी सी डी के पैरेलल। बेटा ये लाइन इसके पैरेलल, और जब तक पैरेलल नहीं हो तब तक सोल्व कर ही नहीं सकते हम। पैरेलल होना पड़ेगा, तभी तो आप जानते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो गिवन ए बी पैरेलल सी डी, ए बी क्या है सी डी के पैरेलल है। ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री। एंड पी आर डी 127 डिग्री। एंड पी आर डी 127। देखो जो चाहिए वो हमेशा बीच में आता है, ए पी क्यू पी आर डी 127 डिग्री। गिवन के बाद आप क्या लिखोगे, टू फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू भी निकालनी है एंड वाई की वैल्यू भी निकालें। कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हो सकता है फाइंड। सुनो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है क्या, एक्स की वैल्यू तो एकदम आसान है। ये ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये यहाँ पे जेड बन रहा है क्या, ये क्या बन रहा है जेड, और जेड बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। उसके पहले आप रीजन बता दो, क्यों हम एक्स को 50 मान रहे, सिंस ए बी पैरेलल सी डी, सो इसीलिए एंगल एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। कहाँ से आया,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। x की वैल्यू तो आपको पता ही चल गया 50। एक आप इसको सीधी लाइन मानो, 180 में से 127 को माइनस करो, जो भी आएगा उसको इधर लिखो, फिर इन दोनों का सम 180 में से माइनस करो, y की वैल्यू आ जाएगी। एक बच्चा डायरेक्ट सोच रहा है यार ये पैरेलल है, ये भी तो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, और यहाँ पे भी तो सर z बन रहा है, तो सर 127 क्या इस पूरे एंगल के बराबर होगी? इस इतने से के बराबर मत कर देना, ये तो पूरे के बराबर होता है। जब कभी भी z बनता है तो ये पूरा एंगल जब ये यहाँ तक टच हो ना उस तक बराबर होता है, ना कि 20 तक। ठीक है, तो ये पूरे के बराबर, तो यहाँ टच हो रहा मतलब पूरा, और पूरा क्या है? कुछ नहीं है, 50 और y है। पूरा क्या है? 50 और y है। तो वापस आप चाहो तो वैसे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हो या डायरेक्ट अल्टरनेट इंटीरियर से। तो आप इस यहाँ से एंड ये बात भी कह सकते हो कि 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। ये आपने लिखी थी ABCD के पैरेलल है, तो एक तो ये दे दिया। वापस 50 प्लस वाई भी किसके बराबर होगा? 127 की। और ये भी कहाँ से आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो बेटा y 127 माइनस 50, तो ये कितना आ गया आपके 50 77 डिग्री। कितना आ गया? 77 डिग्री। तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर x इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इक्वल टू 77 डिग्री। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट। ये 50 है तो ये 50 होगा, 50 प्लस y 127 के बराबर है, तो y को कितना होना पड़ेगा? 77 होना पड़ेगा, तभी 127 बनेगा। तो डायरेक्ट देखो इतना सा क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से एग्जाम में आप चाहो तो सोल्यूशन करके भी कर सकते हो, लेकिन आप इस हिसाब से लिखने की कोशिश करा करो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा आप। सिक्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए मेरे को। अच्छा क्वेश्चन है 6। ठीक है, इसका नाम दे दिया PQRS। यहाँ से एक रे जा रही है AB, यहाँ पे टकरा के वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, C पे आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ से वो जा रही है D तक। ठीक है, CD। अब मेरी बात सुनो, क्या क्या लिखा हुआ देखो। ये बोल रहे हैं कि PQ एंड RS आर टू मिरर्स। PQ और RS क्या है? दो मिरर है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने किस हिसाब से लिखे हुए? पैरेलली, मतलब एकदम इक्वली लिखे हुए, ऐसे नहीं ऐसे रखे हुए नहीं है। ठीक है, पैरेलल जिनके बीच में गैप ऑलवेज सेम हो, पैरेलली दो मिरर्स रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे AB, ये इंसिडेंट रे है जो आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, आप जानते हो। AB क्या इंसिडेंट रे है? स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, PQ को B पर स्ट्राइक करती है, एंड देन रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलोंग टू पाथ BC। ठीक है, फिर वापस रिफ्लेक्ट चली जाती है कौन से पाथ के थ्रू? BC के थ्रू, फिर वहां पे जाके टकरा के वापस चली जाती है। ठीक है, D तक। तो यही बोल रहा है दो मिरर्स है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर उधर चली जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। प्रूव डेट AB CD के पैरेलल हो। AB क्या है? CD के पैरेलल है। तो आपको ये बात प्रूव करनी है कि बेटा ये लाइन इसके पैरेलल हो। PQRS तो पैरेलल दिया हुआ, लेकिन आपको प्रूव करना है कि AB CD के पैरेलल हो। तो ठीक है, प्रूव वाला क्वेश्चन है तो अपन टू प्रूव लिखेंगे। अब गिवन सबसे पहले लिख दिया मैंने गिवन। अब मेरी बात सुनो, गिवन में मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले PQ पैरेलल RS, और ये दिया हुआ है AB BC एंड CD आर रेज। AB लिख दो, BC एंड CD आर रेज। नहीं लिखो तो भी चले, फिर भी लिख दो, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज दी हुई नहीं है। ठीक है, गिवन के बाद मैं लिखूंगा टू प्रूफ। बेटा क्या लिखूंगा? टू प्रूफ। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ABCD के पैरेलल हो। मेरी बात सुनो, ABCD के पैरेलल हो। ठीक है, ABCD के पैरेलल होना मतलब इन दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूव करना, और एक तरीके से ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। आप जानते हो
दो पैरेलल लाइन में, अगर दो पैरेलल लाइन है तो वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होते हैं और को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन बेटा उल्टा भी याद रखो कि क्या, अगर पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये याद रखो, अगर कोई ऐसा दो लाइनें दे दी और वहां पे ट्रांसवर्सल दे दी और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब वो पैरेलल होगा। तो अब आपको प्रूव ये करना कि यार कैसे भी करके इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर दो, और जब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा तो एक तरीके से ये सिर्फ पैरेलल के केस में होता है, इसका मतलब ABCD वहां पे पैरेलल प्रूव हो जाएगा। तो अपना टारगेट हो गया इन दोनों को इक्वल प्रूव करना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को। अब मैंने देखा डायरेक्ट तो कोई रिलेशन आ ही नहीं रहा है। याद रखना जब कभी भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे का नियम लगे तो वहां पे आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर डाल दिया करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक, क्या डाला, परपेंडिकुलर 90 डिग्री और इसका नाम दे दिया C, इसका नाम दे दिया समझ लो M। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम दे दिया M। ठीक है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्यों डाला। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन में लिख दूं, क्या लिखूंगा मैं, MB परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर का साइन है किस पे, PQ PN कुछ भी लिख सकते हो, तो PQ फुल नेम में लिख दो। दूसरा मैंने डाला CN, देखो ये परपेंडिकुलर ये इधर डाल दिया, CN परपेंडिकुलर PQ, ये दो परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आ जाओ बेटा प्रूफ पे, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। याद रखना अगर कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस जाती है। मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे जिस एंगल से आती है, रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है ना वो ऑलवेज इक्वल होता है। देखो यहाँ पे एक मैंने लाइन खींची इमेजिनरी, तो यहाँ पे बेटा हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जिससे आता है उसी से जाएगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम कहते हैं। तो बेटा कुछ यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। मैं इसका नेम दे देता हूँ 1, इसका नाम दे देता हूँ 2, इसका नाम दे देता हूँ 3, इसका नाम दे देता हूँ 4। अब बेटा पूरे की जगह अगर मैंने कैसे भी करके 1, 2 और 3, 4 को आपस में बरोबर कर दिया तो भी अपना काम बन जाएगा। तो मेरे को ये तो पता चल गया 1 और 2 क्या होगा, बरोबर, 3 और 4 भी क्या होगा, बरोबर होगा। देखो यहाँ पे भी आ रहा है जा रहा है, और ये की इमेजिनरी रे होगी 90 डिग्री वाली। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है किसी ऑब्जेक्ट पे कोई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में अगर यहाँ पे ये डाल दे तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब सुनो, तो बेटा प्रूफ में अब सबसे पहले आप ये लिखो, क्या लिखोगे, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। नहीं अपन को प्रूफ करना है ना अभी, तो प्रूफ, ठीक है, हाँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एक ये लिखा, और आप लिख दोगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों चीज़ें मैंने कहाँ से लिखी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से लिखी। इसका नाम दे दिया बेटा एंगल 1, इक्वेशन 1। अब दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना है, जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, एक पैरेलल लाइन का पेयर है उसके बीच में परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो वो भी आपस में पैरेलल होता है। देखो ये पैरेलल लाइन का पेयर पड़ा है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इधर डाला, एक इधर डाला, तो बेटा परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइन आर आल्सो पैरेलल। तो यहाँ पे ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, अब कोई बच्चा ये सबको भूल जाओ एक बार, सब तो ये नहीं है, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ठीक है। मेरी बात सुनो, ये 90 और ये 90, और यहाँ से अगर मैंने एक मन से ट्रांसवर्सल खींच दी जो अभी थी, और ये देखो ये पैरेलल को इस हिसाब से सोचो कि ऐसे सोच रहे हो आप, और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, और अंदर के एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, तो को इंटीरियर 180 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और किन्हीं भी दो लाइनों के बीच में अगर यहाँ के एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो और कुछ नहीं होता, पैरेलल में ही होता है, क्योंकि को इंटीरियर का, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा देखो ये 180 हो रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइन आर आल्सो पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब आप लिख दो, एग्जामिनर को बताओ कि जो BMN है वो पैरेलल होगा NC के, कहां से आया, परपेंडिकुलर ऑन, ये पैरेलल लाइन का साइन है, ऑन पैरेलल लाइन आर ऑल्सो पैरेलल, आर ऑल्सो पैरेलल,
ठीक है। जब बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या एंगल 2 और एंगल 3 बरोबर होगा या नहीं होगा? तो यहां से आप लिख सकते हो कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये इक्वेशन सेकंड। बेटा एक जगह तो आप बता रहे हो लो ऑफ रिफ्लेक्शन की 1 2 बरोबर होगा, यहाँ पे बता रहे हो 3 4 बराबर होगा, जिससे राम श्याम का वजन बराबर है। ठीक है, यहाँ पे समझ लो, कुछ भी समझ लो, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का वजन बराबर है। तो बेटा राम श्याम लक्ष्मण शत्रुघ्न, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला इन दो का वजन भी सेम है, तो बेटा क्या हुआ, ये आपस में सारे के सारे वजन सेम होंगे या नहीं होंगे सबके? ठीक है, तो यहाँ पे तो बता रहा हूँ मैं चारों का वजन, ये 2 का वजन सेम है, यहाँ 2 वजन सेम है, यहाँ बोल रहा हूँ कि 2 का 3 से सेम है। तो बेटा जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी ऑटोमेटिक इसके बराबर होगा या नहीं होगा? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, ठीक है, कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल। लो ऑफ रिफ्लेक्शन से तो बेटा मैंने 1 को 2 के बराबर किया, 3 को 4 से बराबर किया, लेकिन मेरे को पता है यार मेरे को कैसे भी करके 1 2 3 4 ये दो और ये दो आपस में इक्वल दिखाने, तो बेटा यहाँ लिंक करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा यार परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइन आर आल्सो पैरेलल, तो 2 भी 3 के बराबर ही हो गया। अब जब 2 3 के बराबर है और यहाँ पे भाई साहब कह रहा है 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो यहाँ से क्या नाम निकल के आया, जैसे ए बी के बराबर है, सी डी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो वहां से एक ही बात निकल के आई कि ए बी सी डी सब के सब आपस में बराबर होंगे। जब सब के सब आपस में बराबर है तो 2 2 के जोड़े भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बेटा यहाँ से मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा या नहीं होगा? बेटा ये सब 10 50 50 किलो के समझ लो, तो ये 2 50 50 100, ये भी 2 50 50 100 बराबर हो गए या नहीं होंगे? तो देखो ये पूरा एंगल 1 प्लस 2 मतलब क्या होता है, ये पूरा एंगल 3 प्लस 4 मतलब ये पूरा एंगल। देखो मैंने प्रूव कर दिया या नहीं कर दिया, 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4, और इस चीज को आप 1 प्लस 2 का नाम दे सकते हो एंगल ए बी सी, बराबर इसका नाम दे सकते हो 3 4 का दे सकते हो बी सी डी, बराबर हो गया या नहीं हो गया? तो बेटा जब 2 एंगल बराबर है कि नहीं लाइनों के बीच में, देखो यहाँ पे भी जेड बन रहा था, 1 2 3 4 बराबर हो गया, मतलब ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आप सीधा ही लिख दो यहाँ पे, here AB and CD are lines, are 2 lines, एक तो ये दी हुई है और दी हुई है, एंड BC is ट्रांसवर्सल, और एक लास्ट फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ABC बराबर करा दिया मैंने एंगल BCD के। सो इसीलिए हम ये बता सकते हैं क्या, AB पैरेलल CD, हैंस प्रूव्ड। एग्जामिनर को बताया कि ABCD भाई 2 लाइन तूने दे दी, ये BC ट्रांसवर्सल है और ये चीज़ मैंने इक्वल प्रूव कर दी। और जब कभी भी ये तीनों चीज़ें आ रही है कि ये 2 लाइनें, ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल पूरा इक्वल, इसका मतलब ये खाली क्या हो सकता है, पैरेलल के केस में ही हो सकता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी 6.2 भी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे 6.3। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार देखो, बार बार समझो, अच्छा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।